अच्छा, हम लोग के मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग टेक्निक और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग टेक्निक डिस्कस कर रहे थे। तो हमें ये पता चला कि जो कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग, जो डबल सॉर्ट और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं, उसमें आप नॉर्मली डेटा और प्रोग्राम देते हैं, आउटपुट रिक्वायर्ड करते हैं। और इसमें जो मॉडलिंग करते हैं आप मशीन लर्निंग में, उसमें आप डेटा और आउटपुट दोनों देते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम लगा के एक मॉडल तैयार करते हैं जो आगे टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क है दोनों में। बहुत सारी जगहों पे इसकी एप्लीकेशन, हमारा भी ये मकसद नहीं है, लेकिन अब कोई ऐसा एरिया बचा नहीं है जहाँ पे आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग को इस्तेमाल ना करते हो। तो इसलिए ये कहना कि यही वो एरियाज हैं, मैनी मोर आखिर 5 में लिखा हुआ है। तो मशीन लर्निंग इटसेल्फ बेसिकली जब आप को अलग से पढ़ाई जाती है तो उसमें इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है कि कैसे बेसिकली कोई भी मॉडल काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हम यहाँ पे इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, शायद 1 या 2 मॉडल को मैं आपके लिए सिखा दूंगा कि कैसे बेसिकली इसकी इन डेप्थ मैथमेटिक्स छुपी हुई है। जैसे रिपोर्ट कंट्रोलिंग मेथड है, रिपोर्ट कंट्रोल भी इसी से एनएलपी के जो बेसिकली मेथड सारे लगे हुए हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, है ना। तो कहते हैं लर्निंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड, 2 तरह की हम बात कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन वो जो डिस्क्रीट टारगेट वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, और रिग्रेशन यानी ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली कंटिन्यूस टारगेट वैल्यू पे। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि क्लास नहीं होती, बल्कि वो कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है। ठीक है, जो बात समझ नहीं है 100 से पूछ लेना, मैं ये अज्यूम करूँ कि आपको समझ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद क्लासिफिकेशन, अच्छा प्रिडिक्शन दोनों में होती है। ये नहीं समझना है कि प्रिडिक्शन सिर्फ ये जो प्रिडिक्टिव मॉडल है ये सिर्फ क्लासिफिकेशन में नहीं होता, बल्कि सब में होता है। तो हर एक जो प्रॉब्लम आपको दी जाती है वो डिपेंड करता है कि ये क्लासिफिकेशन है या प्रिडिक्शन है। अब ये नहीं होता है कि उसमें से आधा क्लासिफिकेशन और आधा रेगुलेशन, ऐसा नहीं। पूरा प्रॉब्लम या तो क्लासिफिकेशन का होगा या पूरा प्रॉब्लम जो है वो रेगुलेशन का होगा। क्लासिफिकेशन प्रिडिक्टिव मॉडल, तो कहता है एन ईमेल ऑफ टेक्स्ट कैन बी क्लासिफाइड एज अ बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 2 क्लासेस, स्पैम और नॉट स्पैम। ये पढ़ लिया था हमने थोड़ी देर पहले। It's a problem with 2 classes often called the ये मैं सेकंड वाला थर्ड वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, तो ये बेसिकली सेकंड भी पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन कैन हैव रियल वैल्यूड और डिस्क्रीट इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो बेसिकली इनपुट वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो, बल्कि जो टारगेट क्लास है वो बेसिकली डिस्क्रीट होने चाहिए। ठीक, हमने उसको आउटपुट कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो इनपुट का वर्ड है वो आपको कंफ्यूज ना कर दे। अरे आप इतनी इस स्टेज पे हो कि आप उसको समझना। ठीक है, मैं फिर भी इसको समझाता हूँ। देखिए, इस वाले कंप्यूटर के लिए ये जो आउटपुट है ये एक्चुअल में तो इसके लिए इनपुट ही है ना। डेटा तो एक हो गया, और ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट जो है ये मेरे और आपके डेटा सेट के हिसाब से तो आउटपुट है। यानी डेटा था और हमने कहा था कि ये मेरी टारगेट क्लास है, ये मेरी टारगेट क्लास है, मिसाल के तौर पर ये मेरी टारगेट क्लास है। ये टारगेट क्लास को आपने अलग किया और आपने कहा कि ये मेरा ये वाला साइड जो है डेटा का है और ये मेरी डेटा टारगेट क्लास है। जब आप ये टारगेट क्लास को भी यहाँ पे देंगे तो कंप्यूटर के लिए ये टारगेट क्लास एज अ क्या होगी, इनपुट। तो ये वो इनपुट की बात कर रहा है जो भी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, तो वो ये इनपुट कह रहा है, यानी डिस्क्रीट वैल्यू इनपुट वेरिएबल्स। जो जो डेटा है जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग के लिए जो डेटा भेज रहे हैं, वो तो आप डिस्क्रीट और दोनों भेज सकते, जैसे एज भी होता है उसमें और इस तरह की दूसरी चीजें होती है, वो तो डिस्क्रीट नहीं होती। A problem with 2 classes often called a 2-class or binary classification problem. A problem with more than 2 classes often called the multi-class classification problem. हर तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है कि आप कहें कि वो बाइनरी क्लास प्रॉब्लम है या मल्टी क्लास प्रॉब्लम। ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रिडिक्टिव मॉडल इज टास्क ऑफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ मैपिंग फंक्शन फ्रॉम इनपुट वेरिएबल्स टू डिस्क्रीट आउटपुट वेरिएबल्स। अब ये एक जुमला है जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि बेसिकली आप जो है जो इनपुट
वेरिएबल्स होते हैं वो आउटपुट के साथ जो है वो मैपिंग करते हैं। ये मैं भी मैथमेटिकल फंक्शन आपको समझा दूंगा। द आउटपुट वेरिएबल्स आर ऑफन कॉल्ड द लेबल्स और कैटेगरीज। जो आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम टारगेट क्लास कहते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में वो लेबल्स कहलाते हैं या कैटेगरीज कहलाती है। जैसे सर्वाइव्ड है और नॉन सर्वाइव्ड है, तो इसका मतलब है कि एक कैटेगरी है कि सर्वाइव कर रहे हैं, या एक लेबल है, जो भी आप कह रहे हैं। द मैपिंग फंक्शन प्रिडिक्ट द क्लास। जो मैपिंग फंक्शन होता है, यानी जो आपने मॉडल, मैपिंग कहते हैं मॉडल वाले, जो मॉडल बनाया आपने, वो प्रिडिक्ट करता है क्लास और कैटेगरी फॉर अ गिवन ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन आप देते हैं उसके लिए बेसिकली वो आपके लिए बताता है कि ये किस क्लास में। तो ये जो आपने यहाँ पर डेटा, ठीक है, सॉरी ये राइटिंग के लिए डेटा, और दूसरा क्या था इसके साथ, डेटा के साथ आप क्या दे रहे थे यहाँ पे, इनपुट, यानी जिसको हमारे डेटा के हिसाब से आउटपुट था। जब आप इसको ये दे रहे थे, ठीक है, यहाँ पे एक मॉडल तैयार हो जाता है। ये मॉडल, यानी अगर आप बनाते हो तो एक मॉडल बेसिकली आप यहाँ प्रिपेयर कर लेते हो, जिसको आप कुछ टेस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, तो वो बताता है कि ये किस क्लास में है, यस में है या नो में है। ये जो मॉडल बनता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत सारे तरीके हैं। वो कह रहा है कि मैपिंग होती है बेसिकली, इस डेटा की इसके साथ मैपिंग होती है, और मैपिंग करने के बाद ये वाला मॉडल तैयार। अब इस मैपिंग करने के लिए कई एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे डिसीजन ट्री है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होते हैं एल्गोरिथम, वो यूज करके आप बेसिकली अपना मॉडल तैयार कर लेते हैं। यानी डेटा आपके पास होता है और अपना आउटपुट होता है, तो उससे आप मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। और मॉडल जो बनाते हैं उसको फिर इंतजार करते हैं कोई ऑब्जर्वेशंस आए, तो फिर आप उसको यस और नो डिफाइन करें। ठीक, जरा क्विकली आगे और बढ़ते हैं। सिमिलरली रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रिडिक्टिव मॉडल में क्या होता है, सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि, लेकिन सिर्फ फर्क सिर्फ ये होता है कि जो आपका टारगेट क्लास होता है वो कंटिन्यूस होता है, बाकी कोई चेंजेस के अंदर नहीं आता। मैं इसको इसी तरह से आगे बढ़ा देता हूँ। रिग्रेशन प्रॉब्लम देखिए, इन्होंने बताया कि हाउस में बी प्रिडिक्टेड टू सेल फॉर द स्पेसिफिक डॉलर वैल्यू परहैप्स इन द रेंज ऑफ द दिस। तो जैसे आप हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का काम कर रहे हैं, तो बाद में आप उसकी प्रिडिक्शन जो है वो प्राइस पे भी कर लेंगे। तो ये सारे रिग्रेशन प्रॉब्लम है। वेदर फोरकास्टिंग का प्रॉब्लम, वेदर फोरकास्टिंग। अब जरा एक सवाल यहाँ पे देखो, कहता है यू आर रनिंग अ कंपनी and you want to develop learning algorithm to address each of the two problems. आप एक कंपनी चला रहे हैं और इसको एड्रेस करना चाहते हैं, प्रॉब्लम 1। अच्छा, मैं सवाल ले लेता हूँ, आगे बढ़ने। सर यू आर ब्रेकिंग, सर यू आर ब्रेकिंग, सवाल समझ में आया? आवाज टूट रही है, अगर तो डिस्टॉर्शन है, आवाज टूट रही, बताओ फिर हम सही करते हैं। अच्छा, ये आपने जुमला क्या, यू आर ब्रेकिंग, तो वॉइस तो लगा देते हैं। स्टूडेंट हमारे जो है ना वो बहुत ही एडवांस हो गए, लिखने की भी तौफीक नहीं है। मैं हैरान हूँ, मैं ब्रेक हो रहा हूँ, सब सही है। अच्छा हाँ, ये मैं पूछना भूल गया, और लोगों को आवाज़ क्या ब्रेक होके मिल रही है या सिर्फ आवाज़ आपको मिल रही है? नहीं, सही मिल रही है वरी सर। सर अब ठीक है, चलो ठीक है सर, सही है सर, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कंटिन्यू करें। सवाल पूछ रहा था मैं आपसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मेथड इम्प्लीमेंट करा दूँ अभी, मैं किस तरह से, देखते हैं इंशाल्लाह। एक कोड तो करें हम। यू आर रनिंग अ कंपनी एंड यू वांट टू डेवलप लर्निंग एल्गोरिथम्स टू एड्रेस ईच ऑफ द टू प्रॉब्लम्स। कौन से टू प्रॉब्लम्स? के रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। नंबर 1, you have a large inventory of identical items. You want to predict how many of these items will sell over the next 3 months. कौन सी प्रॉब्लम है? Should you treat these as classification as regression problem? तो ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा, नंबर 2 में कह रहा है you would like software to examine individual customer account and for each account decide if it has been hacked
और कॉम्प्रोमाइज्ड। अब इन आंसर भी पढ़ लेते हैं। आंसर से पहले मैं सेकंड वाले में जा रहा है। ट्रीट प्रॉब्लम 1 एज अ क्लासिफिकेशन एंड 2 फॉर रिग्रेशन। ये देखो हमें इसमें ट्रिक करना है। कौन सा कहता है? ट्रीट बोथ एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अभी पहले एक पढ़ लो फिर आंसर देना। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, आंसर नहीं देना। हमारे पे 2 प्रॉब्लम आ गई। अब हमें दोनों के आंसर इसमें इस रेडियो बटन में टिक करना है। पहला आंसर है ट्रीट बोथ एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। नो, दोनों क्लासिफिकेशन के नहीं है। तो फिर एक रिग्रेशन का एक क्लासिफिकेशन का है। तो 1 रिग्रेशन एंड सेकंड क्लासिफिकेशन। 1 रिग्रेशन सेकंड क्लास। ट्रीट प्रॉब्लम 1 एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड 2 एज अ रिग्रेशन। नहीं, ट्रीट प्रॉब्लम 1 एज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम एंड 2 एज अ, ये वाला जो पार्ट है थर्ड वाला, ये सही है। क्योंकि बिल्कुल सही, 1 रिग्रेशन एंड 2 क्लासिफिकेशन, सही आंसर आ रहा है। क्योंकि दूसरे वाले में तो आपने बताना है कि उसमें उसका सॉफ्टवेयर हैक हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो क्लासिफिकेशन है। और यहाँ बताना है कि कितनी वैल्यू होगी इसकी, तो फिर बेसिकली ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। इस तरह से आप जब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप डेटा को उठा के जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह कि ये किस तरह से। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, जो यानी हमें मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स अप्लाई करूंगा, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स किस स्टेज पर अप्लाई होते हैं, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको तो भाई पढ़ना है ना, क्योंकि हमें ये बात आनी चाहिए। जिन लोगों ने पढ़ा है वो अच्छी बात है, लेकिन मेरी सारे लोगों के स्टूडेंट अगर हमारे पास इस वक्त 36 हैं तो सबको आना चाहिए कि क्या बात हो रही है। अटेंडेंस 44 की लगेगी, आप देखिएगा अभी 36 स्टूडेंट्स जब से हम क्लास ले रहे हैं, बहुत मैक्सिमम गया 38 तक। अभी थोड़ी देर बाद देखना 3:15 पे 44 की अटेंडेंस लगेगी। कहते हैं टीचर नहीं सख्ती कर रहा है तो स्टूडेंट भी मजे कर रहे हैं। हाँ, 3 ऑप्शन सही बताया तुमने। अच्छा, मैं बता रहा था कि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं वो 4 डिफरेंट तरीकों से हैंडल होते हैं। मिसाल के एल्गोरिथम कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि ये आपके पास जब डेटा क्लीन हो जाता है डेटा, तो फिर आप मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए भेजते हैं, एमएल मॉडलिंग के लिए भेजते हैं। एमएल की मॉडलिंग के लिए जब आप डेटा भेजते हैं तो इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। या एक कहलाती है सुपरवाइज लर्निंग, एक कहलाती है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक कहलाती है, इसको मैंने हाइड कर दी, ये पढ़ाया नहीं जाता हमारे कोर्स में, ये है लेकिन कोर्स में नहीं डालते हैं, ये एमएस के कोर्स में शामिल हो जाता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग और री लर्निंग, यानी जैसे डीप लर्निंग वगैरह के मॉडल। ये 4 मॉडल हैं जो कि बेसिकली हमारे एग्जिस्ट करते हैं। यानी अब जो वाज़े फ़र्क है वो इन दोनों में हमें पता होना चाहिए कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में वाज़े फ़र्क क्या है। देखो होता क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक डेटा दिया, और डेटा इस तरह से दिया कि जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसका टारगेट क्लास वैल्यू आपको पता है कि ये जो डेटा है इसकी टारगेट क्लास फला है। मिसाल के तौर पे कैंसर है या नहीं है, मिसाल के तौर पे, तो ये बेसिकली आ गया यस, ये वाला आ गया नो, ठीक है, ये वाला आ गया यस, ये वाला भी आ गया नो, ये आ गया नो। इस तरह की राइटिंग रहा तो ये आ गया नो। ये बेसिकली जो डेटा दिया हुआ है इसमें टारगेट क्लास आपको अवेलेबल है। जब आपको टारगेट क्लास अवेलेबल हो डेटा सेट के अंदर तो वो प्रॉब्लम सुपरवाइज प्रॉब्लम कहलाती है। सुपरवाइज प्रॉब्लम जो है वो कहलाती है। अब सवाल ये है कि टारगेट क्लास किसको कहते हैं। नॉर्मली अगर हम अपने रियल लाइफ से इसको कंपेयर करें ना, तो एक्सपीरियंस से जो आप फाइनल डिसीजन लेते हैं वो टारगेट क्लास कहलाती है। यानी जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने कहा मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद आ रहा है उस दिन मैं सुबह देर से गलती से उठा, और फिर मैं जब बाहर निकला तो मेरी बाइक भी पंचर थी, तो मुझे मजबूरन जो है वो बाइकिया से या फिर दूसरी सर्विस से जाना पड़ा, जो बुलाने में देर हुई, तो मैं क्लास में 15 मिनट लेट पहुंचा। ठीक है, इससे मुझे ये नतीजा मिला कि मैं आइंदा से अपनी बाइक वगैरह रात में चेक करके सोऊं, जल्दी सोऊं, जो भी है। तो जो नतीजा निकला कि मैं 15 मिनट लेट पहुंचा, ये बेसिकली टारगेट क्लास कहलाता है। इन तमाम सिचुएशन के बेसिस पे ये एट्रीब्यूट्स थे, और मैं 15 मिनट लेट पहुंचा, ये बेसिकली टारगेट क्लास है। सर कोई डेटा विदाउट टारगेट, हाँ होता है, वही तो बताने जा रहा हूँ मैं।
और कुछ डेटा कलेक्शन ऐसे होते हैं जो अनसुपरवाइज होते हैं। अनसुपरवाइज में आपको टारगेट क्लास नहीं दी जाती, टारगेट क्लास आपने खुद डिसाइड करनी होती है, ठीक है। यानी आपको जो डेटा दिया गया है वो विदाउट टारगेट क्लास है, और टारगेट क्लास आपको मालूम ही नहीं है क्या है डेटा के। मैं इसकी मिसाल इस तरह के डेटा से तो नहीं देता, इसकी मिसाल डिफरेंट डेटा से कि एक बास्केट है और बास्केट में डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स रखे हुए हैं, मतलब सब कुछ मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, लेकिन फ्रूट के डिफरेंट शेप्स होते हैं, कलर होते हैं ना, डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए। और अब आपको बताना है कि एक फ्रूट जो आ रहा है नया, वो इनमें से कौन सा फ्रूट है। कितना मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप इसकी मॉडलिंग करेंगे, इस वाले सुपरवाइज में आप इसकी मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग करके मॉडल तैयार करेंगे और उसके बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। कोई डेटा बाहर से आ रहा है तो डेटा बाहर से इस तरह आ रहा है, इसको मॉडल के ऊपर एमएल का मॉडल बनाया हुआ है आपने, तो आप इसके यस और नो डिसाइड कर लेंगे, यस और नो जो भी है। लेकिन यहाँ बास्केट में आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइप के फ्रूट है, ये भी नहीं पता इसकी। यानी आपके पास यहाँ पे जो है वो एप्पल है, ग्रेप्स है, यानी और अभी बनाना का मौसम है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट फ्रूट्स रखे हुए, लेकिन जो डेटा आपको दिया गया आपने उस बास्केट को देखा नहीं है, और जब आप नहीं देख पा रहे हैं तो फिर आपको पता ही नहीं इसमें फ्रूट है कितने। इसमें तो आपने देख के बता दी ना कि 2 ही क्लास है, और या सर नो, इसमें तो आपके पास पता ही नहीं कितने क्लास। आप जब आप और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ ये फ्रूट कौन सा होगा, तो आपको टारगेट क्लास तो दी ही नहीं जा रही। पहले टारगेट क्लास तो बताई जाए कि भाई ये फ्रूट जो है ये बेसिकली कौन सा फ्रूट है। तो सबसे पहले अनसुपरवाइज लर्निंग अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अभी मैं किसी किस्म का कोई काम नहीं बता रहा, मतलब वर्किंग तरीके कार नहीं, ये हम आखिर में जाके पढ़ेंगे अनसुपरवाइज को, पहले हम सुपरवाइज को ही हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा होता है, तो आपका पहला टारगेट ये होता है कि इसमें से एक जैसे फ्रूट का क्लस्टर अलग अलग कर ले। जैसे इसमें से क्लस्टर अलग अलग हो गए कि सारे यस वाले यस क्लस्टर में, सारे नो वाले नो क्लस्टर में, 2 क्लस्टर बन गया इसके अंदर। इसमें जितनी भी फ्रूट है उनके क्लस्टर अलग किए जाए पहले। तो जब आप क्लस्टर अलग कर लेते हैं तो यानी यहाँ पर सारे एक जैसे फ्रूट आ गए, यहाँ पे दूसरे एक जैसे फ्रूट आ गए। कुछ अगर आप खुद कर रहे हैं अपने मेथड, मैनुअली तो नहीं कर रहे होंगे ना, मैनुअली करेंगे तो गलती की कारण, लेकिन मैनुअली तो हम कर नहीं रहे। अगर आप मशीन लर्निंग के किसी एल्गोरिथम से इनको अलग करेंगे, ठीक है, और जब क्लस्टर अलग कर लेंगे और फिर मार्क करेंगे कि ये बनाना है, ठीक है, ये वाला एप्पल है, और फिर उनको उसके बाद फिर इनको लेबल देना शुरू करेंगे। और ये जो है ये क्रॉस कर देता हूँ ताकि डिफरेंट लगे, और ये जो है बेसिकली बनाना है, एप्पल है, और ये ऑरेंज है, फिर आप मार्क करें। तो आपने खुद इसको बेसिकली सेपरेट किया है, तो हो सकता है कहीं पे कुछ ओवरलैपिंग आई हो, तो कुछ एप्पल को अब आपने जो है वो ऑरेंज कह दिया हो, कुछ ऑरेंज को आपने एप्पल कह दिया, उनकी शक्लें मिलती हैं, कलर तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अब इनको किस बेसिस पे आपने अलग किया होगा, इनके एट्रीब्यूट के बेसिस पे, कि इनका साइज क्या है, इनका कलर क्या है, इनकी शेप कैसी है, ठीक है, और 3-4 एट्रीब्यूट्स होंगे। और आपने कहा अगर ऐसा है तो ये एप्पल है, और अगर ये इस तरह की शक्लों का है तो ये बेसिकली ऑरेंज है, अगर ये ऐसा है तो ये बनाना है, मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह के जितना भी डेटा होगा आप उसको एक किसी कैटेगरी में मार्क कर देंगे। ये मार्किंग आप बेसिकली इसके फीचर्स के बेसिस पे कर रहे हो, खुद कर रहे हैं आपके भाई ये इस कैटेगरी, हो सकता है आप गलत भी मार्क कर दें। तो जो मार्किंग करने का मेथड्स है, इसके कई मेथड्स हैं जिसको हम अनसुपरवाइज से पहले सुपरवाइज की कैटेगरी में लेके आते हैं, डायरेक्ट उसको हम मॉडलिंग में नहीं भेजते। तो जब आप अनसुपरवाइज को सुपरवाइज बना रहे होते हैं तो उसकी लेबलिंग आप खुद करते हैं। यहाँ पर सुपरवाइज में लेबल आपको ऑलरेडी गिवन होता है, लेकिन यहाँ पे आप लेबलिंग खुद करते हैं। जब लेबलिंग खुद कर रहे होते हैं तो फिर हो सकता है लेबलिंग गलत भी हो जाए, और इसलिए इसमें 2 रिस्क आ जाते हैं, एक डेटा क्लीनिंग का रिस्क आता है और एक लेबलिंग का रिस्क आता है कि आप जो लेबलिंग कर रहे हो उसमें ओवरलैपिंग कम से कम हो, तो रिजल्ट थोड़े पुअर होने शुरू हो जाते हैं। तो जितना अच्छा मॉडल यूज करेंगे इसके अनसुपरवाइज को सुपरवाइज बनाने के लिए, तो वो इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट भी करेंगे। तो ये 2 मेथड काफी पॉपुलर हैं, और जब ये सुपरवाइज बन जाता है तो फिर वही सुपरवाइज वाले मेथड इसके अंदर मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर आप कोई सा भी मॉडल। तो अनसुपरवाइज में डायरेक्टली मॉडलिंग, मशीन लर्निंग मॉडलिंग इस्तेमाल नहीं करते। पहले आप इसमें चाहे वो डीप लर्निंग में कर रहे हो
वो भी यही करता है, पहले इसकी बेसिकली इंडेक्सिंग या लेबलिंग करता है, उसके बाद जाके फिर ये इसकी मॉडलिंग यानी ट्रेनिंग करता है इसकी। ठीक है, जो बात समझनी है पूछना मुझसे। अब ये तो हो गया एल्गोरिथम्स के टाइप, यानी मशीन लर्निंग जब लगाने जाएंगे तो उसके दो एल्गोरिथम्स होंगे, ये दो टाइप्स के, ये दो टाइप्स के एल्गोरिथम यहाँ पे इन्होंने समझा दिया है कि इनपुट डेटा होता है, लर्निंग करते हैं और उसके बाद लर्निंग एल्गोरिथम लगा के मॉडल बनाते हैं, फिर इनपुट डेटा देते हैं और आउटपुट आपको मिल जाता है। ये बात तो आपको मैं समझा चुका हूँ। आपको डेटा कहीं से भी आएगा। इस वक्त यहाँ पे दो फीचर्स हैं, एक एक्स फीचर है और एक वाई फीचर्स। इन दोनों के बेसिस पे लर्निंग एल्गोरिथम लगाया गया और एक मॉडल बना लिया गया। मॉडल बनाने के बाद इनपुट डेटा इसके ऊपर अप्लाई किया गया। इनपुट से मुराद क्या है? टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा को अप्लाई किया तो आपको उसके बेसिस पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट क्या मिलेगा कि भाई ये स्पेसिफिक किस क्लास से बिलोंग करता है। सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में थोड़ा चेंज होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली आपके पास जो चेंज आता है, ये मैं बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ रहा इसकी। सुपरवाइज लर्निंग में का एक दूसरी शक्ल जो है ये दी है उन्होंने कि सॉरी ये सुपरवाइज है, सुपरवाइज क्लास लेबल्स इसके हाँ पहले से मौजूद होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ये वाला जो पार्ट है, देखो डायग्राम समझना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसलिए समझा रहा हूँ आप भी इसको रीड आउट कर सकें। ये वो डेटा है जो आप मॉडलिंग के लिए भेज रहे हैं, और ये लेबल्स जो लिखा हुआ है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना। लेबल का मतलब है टारगेट क्लास। ये दोनों आप मॉडल को भेज रहे हैं, इसका मतलब आपके पास टारगेट क्लास मौजूद है। तो इसका ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम हो गई, और आपने उसको मॉडल के लिए भेजा। इसने इसके जरिए से एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना दिया, ये रखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से टेस्ट डेटा आ रहा है, इस मॉडल को हिट कर रहा है, उस बेसिस पे आप इसकी लेबल एक्सपेक्टेड लेबल बता रहे हैं कौन सा होगा। ये समझ में आती है ना बात? तो शक्ल चेंज है, पहले वाले की शक्ल चेंज थी। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन ना हो कि यार किस तरह की कॉम्प्लिकेटेड शक्ल बनी हुई है मुझे, तो यानी डायग्राम बनी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर। बिल्कुल क्लियर है हर चीज़, तो आपको किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। सवाल ले लेता हूँ सर, फीचर वेक्टर क्या है? हाँ, फीचर वेक्टर क्या होते हैं कि ये फीचर हमेशा, अच्छा एक बात तो याद ना, वेक्टर मुझे हमेशा ये लगता है कि स्टूडेंट अपनी सेकेंड ईयर की क्लास में एक चैप्टर था वेक्टर के नाम से, वो नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ते होंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो डिटेल में नहीं पढ़ते। वेक्टर का जो वर्ड है बेसिकली, और वेक्टर से मैंने देखा है, मेरे अपने बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं इंटर में, तो वो भी वेक्टर से खूब भागते हैं। वेक्टर का जो वर्ड है बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, वो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जी जी वही सेम, लेकिन समझाना डायग्राम से कि हम कहते हैं कि अगर कोई एक नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर, तो वो हमेशा ओरिजिन से ड्रॉ होता है। ठीक है, और हमने अगर उसको यहाँ से ड्रॉ किया तो हम ये बताते हैं कि ये एक्स और वाई में किस डायरेक्शन में है, तो हम कह देते हैं कि ये एक्स के 6 डायरेक्शन में और वाई के 3 डायरेक्शन में। मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसके हेड का मतलब हम वैल्यू दे। यहाँ टेल को इसलिए नहीं बताना होता कि अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये नॉर्मली 0 0 पे होता है। ठीक, तो इसलिए हम इसको टेल को डिफाइन नहीं करते। तो इस वेक्टर ए को डिफाइन करने का जो तरीका होता है वो, अगर क्योंकि नॉर्मली वेक्टर को हमेशा नॉर्मल वेक्टर से डिवाइड करते हैं, और आपको पता है नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय कंजुगेट्स, उसके यानी उसके। तो आप कहते हैं कि वेक्टर ए जो है बेसिकली मेरे पास जो वेक्टर ए है, इसकी जो डायरेक्शन है वो है 6,3, ये डायरेक्शन कहलाती है। 6,3 डायरेक्शन से क्या मुराद है कि ये ओरिजिन से 6,3 डायरेक्शन की तरफ मूव कर। अगर कोई बी वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मिसाल के तौर वो 5,2 पे हो तो यकीनन बी वेक्टर एक डिफरेंट वेक्टर होगा, यानी उसकी हाइट, उसकी जो है वो लंबाई भी कम होगी और उसकी ऊंचाई भी कम होगी, तो ये बी वेक्टर होगा। तो ये कहलाता है वेक्टर। इसको वेक्टर जो होता है, जो वर्ड वेक्टर कहते हैं, इसका मतलब है या तो उसमें सिंगल कॉलम होगा या सिंगल रॉ। वेक्टर हमेशा सिंगल रॉ या सिंगल, इसको मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूँ कि ए जो है वो 6,3 से डिफाइन होगा। ये मेरी मर्जी में इसको नॉर्मली इसको वर्टिकल डिफाइन करते हैं, लेकिन दोनों तरीके इसको डिफाइन करने के वेक्टर ए के। तो वेक्टर नॉर्मली एक कॉलम से डिफाइन किया जाता है या एक रॉ से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, हमने अभी तक जो डिस्कशन की है, सही है, हमने जो डिस्कशन की है, अभी मैं सवाल लेता हूँ, पहले मैं इनका जवाब दे दूँ जिन्होंने सवाल पूछा था फीचर वेक्टर वाला।
तो हमारे पास डेटा कुछ इस तरह दिया हुआ था कि ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट था, ये दूसरा एट्रीब्यूट था। एट्रीब्यूट बेसिकली फीचर को कहते हैं। एट्रीब्यूट्स इज ऑल्टरनेट और सिनोनिम ऑफ द फीचर। तो ये एट्रीब्यूट्स है या फीचर्स है। लेकिन क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट जो है वो एक कॉलम में है, तो मैंने कहा जो डेटा एक कॉलम में होता है उसको क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वेक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉलम जो है ये पहले फीचर वेक्टर को कहेंगे, ये वाला जो है वो सेकंड फीचर वेक्टर है, थर्ड वाला जो है ये थर्ड, और यही सब मिला के एक डेटा सेट बनता है। ठीक है, तो इस जो फीचर वेक्टर का है ना, वो बेसिकली इन्हीं डेटा के वेक्टर्स को फीचर वेक्टर का है। और इसका जो टारगेट क्लास होगी उसको इसने यहाँ लेबल का है। इन दोनों को इसने मशीन एल्गोरिथम भेज के मॉडल बनाया है। समझ आ गया वो जिन्होंने सवाल पूछा था। मैं जरा अगला सवाल ले लूँ। सर सिंपल वी आर सेइंग कॉलम्स एज अ, हाँ ये तो शुरू से कह रहे हैं तला, ये अभी थोड़ी कहा मैंने। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि फीचर्स एंड कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर सिनोनिम। अच्छा जी सर, सिंपल सुपरवाइज लर्निंग वो है जिसमें हमें क्लासिफिकेशन पता हो। नहीं, ये जुमला गलत है ना। ये क्यों कहते हो क्लासिफिकेशन पता हो, हमें ये कहना चाहिए। अब स्टेटमेंट गलत होगा तो मैं इसको मान नहीं सकता। हो सकता है कि आपका आइडिया जहन में वही हो, लिख ना पा रहे हो, मुझे नहीं पता। इसका आंसर ये होगा कि सर सिंपल सुपरवाइज लर्निंग उसे कहते हैं जिसमें टारगेट क्लास का पता हुआ, और अनसुपरवाइज वो होता है जिसमें टारगेट क्लास का पता ना। ठीक है तरह, ये आंसर दे दिया मैंने। तो तुम्हारा वर्डिंग गलत थी, वर्डिंग गलत थी, हो तो दिमाग सही चल रहा हो तुम्हारा। अच्छा, मैं सब चीज़ों को छोड़ता हूँ और यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, उसको पिक करता हूँ। कहता है सुपरवाइज लर्निंग जैसे ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है और हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है। अच्छा, अब डिपेंड करता है फीचर्स कितने हैं। आपने देखा हाउस प्राइस के एक्चुअल फीचर जो कैगल से डाउनलोड किए थे वो तो 80 से भी ज़्यादा थे। मैंने उसके सबसेट बना दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के, तो वो फीचर्स थे सारे। फीचर्स या एट्रीब्यूट्स होते कह लो। यहाँ पे उन्होंने एक ही फीचर लिया है, क्योंकि चूंकि हम अपने वाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करने के लिए इवन दो फीचर भी नहीं ले सकते, क्योंकि डायग्राम नहीं बन पाती। समझ आ रही? तो ये हमारा कंस्ट्रेंट है, हमारा से हमारा सबका कंस्ट्रेंट है, सारे टीचरों का, सारी बुक्स का कंस्ट्रेंट है कि अगर 80 फीचर हैं तो वो फीचर्स बेसिकली डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस ग्राफ में बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैंने किसी हाउस प्राइस प्रोडिक्शन के लिए 80 डायमेंशंस हो, 80 फीचर्स हो, तो मैं उसका ग्राफ नहीं बना सकता। लेकिन अगर एक फीचर अगर हो उसका, और वो है खाली इसका साइज, मिसाल है कोई हाउस प्राइस प्रोडिक्शन खाली उसके साइजेस से की जा रही है कि उसका साइज इतना है तो उसके प्राइस इतना है, ये छोड़ दिया कि वेस्ट ओपन है, छोड़ दिया किचन कैसा बना है, छोड़ दिया टाइल्स लगे नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ साइज से किया जा रहा है। इसका मतलब है सपोज लो कि वो हाउस नहीं बल्कि एक प्लॉट होना चाहिए। प्लॉट में यानी जो जमीनें होती हैं तो वो बेसिकली साइज से होता है। वेस्ट ओपन फिर भी उसमें काउंट होता है, लेकिन चलो प्लॉट जो है अब अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही फीचर है तो वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वो फीचर क्या है यहाँ पे, उसका साइज। कहता है कि अगर, ये हमें पहले से मालूम है कि अगर कोई प्लॉट 500 यानी या उससे थोड़ा सा कम साइज का होगा तो उसकी कीमत जो है वो ये दी हुई है हमें। ये उसकी प्राइस, प्रिडिक्टेड प्राइस दी हुई है, यानी जो पहले से हमारे पास टारगेट क्लास है वो मालूम है, और फीचर एक ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात है? और अगर उसकी प्राइस, उसका साइज जो है वो 500 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ये है, ये बेसिकली है। और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा है तो उसकी, उसका जो है वो ये है। लेकिन अगर यहाँ पर अब ये एक ही हमने बेसिकली फीचर के बेसिस पे ये प्राइस, ये जो है ये टारगेट क्लास है, प्रोजेक्टेड क्लास नहीं, टारगेट क्लास है, और ये इसके फीचर्स हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि साइज के साथ साथ ये भी एक फीचर है कि वो वेस्ट ओपन है या नहीं है। तो अब मुझे बताओ वो फीचर में यहाँ कैसे बनाऊंगा, सवाल ये, वो फीचर यहाँ पे कैसे बनेगा। थर्ड सेकंड डायमेंशन इसके साथ आगे वर्टिकल होना चाहिए, कैसे बनाऊंगा। मैं कहता हूँ वेस्ट ओपन के साथ साथ उसमें कितने कमरे हैं ये भी एक फीचर है। तो फीचर में यहाँ शो कैसे करूंगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट है कि आप एक फीचर से ज्यादा। आवाज स्लो हो गई है, चलो मैं अपना माइक चेंज करता हूँ। ठीक है हसीब, मैं माइक चेंज करके होल्ड करना।
इस्लाम आवाज आ रही है? जितने फीचर्स होंगे उतनी डैमेज है। वेरी गुड रवा, हाँ ये बिल्कुल सही कहा, जितने फीचर्स होंगे उतनी डैमेज है। फीचर इज बेसिकली डायमेंशन, जितने फीचर होंगे उतनी डायमेंशन होती है। अच्छा ये मैं बात समझा सकता हूँ आपको, ये बात अगर आप वेक्टर में समझे, क्योंकि ये फीचर वेक्टर होते हैं ना, उनको पॉइंट को विजुलाइज करना नहीं कर सकते आप, विजुलाइज करें ना, ना तो उसकी मैथमेटिक्स यहाँ पे कर सकते हैं ना विजुलाइज कर सकते हैं। दो फीचर को फिर भी मैं यहाँ पे कंप्यूटर से विजुलाइज करवा सकता हूँ, लेकिन दो से ज्यादा ना तो विजुलाइज कर सकते हैं ना ही उसकी मैथमेटिक्स में सिखा सकता हूँ, यानी बुक भी नहीं सिखा सकती आपको। दो से ज्यादा सिर्फ अजम्पशन पे चल रहा होता है, लेकिन फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो फॉर्मूले से कैलकुलेशन हो जाती है, लेकिन आप और मैं नहीं कर सकते, क्योंकि जब मशीन लर्निंग पढ़ोगे ना तो आप दो फीचर पे रहते हुए काम नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लिकेटेड 3-3 4-4 पेज भर जाते हैं सवाल सॉल्व करते हुए। खैर, ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आपको क्लियर हो जाए जिन लोगों को समझ में आ रहा है कि फीचर बेसिकली डायमेंशन होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाई थी ना वेक्टर की, तो ये वेक्टर जो है यहाँ पर हमने इसके 2 पॉइंट लिखे थे, एक 6 था और एक 3 था। तो मुझे बताओगे कि ये 6 और 3 मैंने किस बेसिस पे लिखे थे? एक एक्स की वैल्यू लिखी थी, एक वाई की वैल्यू लिखी थी, एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तो बेसिकली इसके 2 फीचर्स थे, तो हमने कहा था कि इस तरह लिखा जाएगा 6 और 3, ऐसा ही लिखा था ना हमने। तो इसके अंदर जो वैल्यूज थी बेसिकली वो इसकी डायमेंशन कहला रही है, ये इसकी डायमेंशन ये है। तो ये इस वक्त अब हम यहाँ पे इस तरह से कह लें। जी सर, ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाएगा ना, आगे हमें इशू नहीं होगा। अब सवाल क्या है, देखो हम हमारे पास, अब सुनना गौर से जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हम एकदम से हिट करने जा रहे हैं कि जो मॉडलिंग बनती कैसे, मॉडलिंग होती कैसे। ये पर्पल लाइन सपोज करो हमारे पास नहीं है, पर्पल लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे पास डेटा एग्जिस्ट करता था, ये जो क्रॉस लगा हुआ ये डेटा एग्जिस्ट करता था। अब जो डेटा एग्जिस्ट करता था ये तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा था, ट्रेनिंग से मुराद लर्निंग डेटा था, कि हमने बता दिया कि हमारे पास ये डेटा मौजूद है। अब अगर एकदम से कोई आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ 750 पे आपका अगर कोई स्क्वायर या फिट है तो उसकी प्राइस क्या होगी? तो अगर ये पर्पल लाइन नहीं होती, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम खड़े हैं, हटा देते यही चले जाते दोबारा, तो हम अगर यहीं पे खड़े हैं, तो अगर कोई पूछ लेता कि बताओ 750 गालबन यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पर अगर 750 एग्जिस्ट करता है तो बताओ इस वक्त यहाँ पे 750 की प्राइस क्या होगी? तो 750 की प्राइस क्या होगी, गौर से देखना, मेरी बात सुनना, कि 750 की जो प्राइस होंगी वो सारे डेटा का बेसिकली एक निचोड़ होगा जो 750 का आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं पे रिजल्ट कम साइज पे ज्यादा है, कहीं पे ज्यादा साइज पे कम भी है। तो उन सब से तैयार करता एक मॉडल होना चाहिए जो 750 का सही आंसर दे, सही नहीं तो कम से कम बहुत नियरेस्ट आंसर दे। मेरी बात समझ आई क्या कह रहा हूँ? अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई देखो ये इस वक्त 750 जो है वो यहाँ जा रहा है, तो वो ऑलमोस्ट इसके और इसके बराबर में है, तो कहीं यहाँ पर 750 यहाँ गया होगा मिसाल दे। तो फिर अगर मैं इसको और इसको देखते हुए करूंगा तो इनका इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा, तो मॉडल सही तैयार नहीं करेंगे आप, यानी ये वाले एक्सपीरियंसेस तो आपने लिए ही नहीं, इसलिए सारे एक्सपीरियंसेस हमें लेने हैं। अब सारे एक्सपीरियंसेस कैसे लेने हैं कि मैं अगर यहाँ पर इनको इनके जरिए एक कर्व टाइप की चीज इस पर बना लेता हूँ, इस तरह से इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर कोई मैथमेटिक्स ऐसी मुझे मिल जाए जिससे मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर लूँ, 750 यहाँ पर है, तो मैं बआसानी बता सकता हूँ कि 750 पे क्या आंसर होगा। तो मैं यहाँ से उसको ऊपर करूँगा, जहाँ ये हिट करेगा वहां से उसका आंसर करूँगा। समझ आ रही बात है? लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं ये कर्व बना सकता हूँ, कोई ऐसा मैथमेटिक्स है जो बना लूँ? तो इस कर्व से पहले इससे आसान तरीका ये है कि मैं क्यों ना ऐसा करूँ कि कोई लाइन बना लूँ, जैसे मिसाल से या तो ये लाइन, या फिर कोई दूसरी लाइन, मिसाल के तौर पे कोई दूसरी लाइन, यानी हो सकता है कि ये लाइन, या कोई तीसरी लाइन, यानी हो सकता है कि ये वाली लाइन। ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से कोई एक बेहतर लाइन होगी जिसमें 750 का आंसर निकाला जाए तो बेस्ट आएगा। ये लाइन कैसे बनानी है, और सुनना जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कैसे बनानी है, ये जो तीनों लाइनें बनी है इनमें से कौन सी बेस्ट है और कैसे बनानी है, ये बात हमें सीखनी है। अगर ये लाइन बन जाती, यकीनन ये लाइन तुक्के से तो नहीं बनेगी, यानी कि मैं कहूँ कि बस बन गई, नहीं आसमान से नाजिल हो गई, नहीं, बल्कि ये जो गिवन डेटा है इसको देखते हुए ये लाइन बनेगी, या इसको इस्तेमाल करते हुए ये लाइन बनेगी।
जब इनको इस्तेमाल करेंगे और ये लाइन डिज़ाइन करेंगे हम इस बेसिकली डेटा को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर एक हमारी बेस्ट लाइन तैयार हो जाएगी। बेस्ट लाइन, ये लाइन जो तैयार हो जाती है इसको रिग्रेशन लाइन कहते हैं। इत्तेफाक है, ये रिग्रेशन मॉडल भी है और इसकी लाइन भी रिग्रेशन है। ये रिग्रेशन लाइन कहलाती है। ये रिग्रेशन लाइन, ठीक है। नॉर्मली रिग्रेशन के प्रॉब्लम के लिए हम रिग्रेशन लाइन डिजाइन करते हैं। लाइन की स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, आई एक्स्ट्रा लग गया। तो ये बेसिकली रिग्रेशन लाइन के लिए लाइन होता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कह रहे हैं। ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, तला बता दो। मैं तुम्हें अच्छा है तुम मुझे बोलो कि सर ये तो हम कर सकते हैं, तो मैं आपसे सुनूं कि आप कैसे कर सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको आंसर दूं, जो आपके जहन में गलतियां चल रही हैं उसको क्लियर करूं। मैं आपको अनम्यूट कर दूं तो आप बोल दें। बल्कि मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ कि जिसके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। नहीं मतलब इंट्रूडर्स तो नहीं आया हुआ हमारे यहाँ। देखो मैंने क्या कहा था, 3:15 तक कितने आ जाएंगे। देखो कैंडिडेट की तादाद देखो 43 हो गए। कहाँ थे तुम लोग सुबह से भाई, जो लोग अभी आए। अनम्यूट कर दें प्लीज। जी जी भाई, कोई ऑल बॉल नहीं बकना शुरू कर देना। कोई क्या कहते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हुआ था। वैसे मैं पता है इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, नजर नहीं आ रहा तो कमरे में। इत्तेफाक से मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं, मुझे लास्ट क्लास में आपको याद होगा एक स्टूडेंट आया था, सर एनसी में एक टॉपिक था बिल्कुल इंटरपोलेशन का, लेकिन ये उस तरीके से लाइन ड्रॉ उसी तरीके से होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है वहाँ से। मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये कि लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, उसने जो है टेक्स्ट में कुछ मैसेजेस करने शुरू कर दिए थे, और फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से जाके उसकी आईपी निकाली। मैंने क्या निकाली, मैंने उसकी ईमेल निकाल ली, उसका नाम निकाल लिया, सब मेरे पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो मैंने जाके उसकी ईमेल और वो निकाल लिया। हाँ पता चल गया मुझे कौन था वो, अभी बताऊंगा तो शर्मिंदा हो जाएगा। वो हमारी क्लास में ही है। तो उसने शायद उसके दोस्त ने या उसने जो है हमारी क्लास में ही था उसकी। अच्छा अब हुआ ये कि वो जिस आईपी से लॉगिन हुआ उस थोड़ी देर बाद उसी आईपी से वही जो स्टूडेंट तंग करने वाला था वो भी लॉगिन हुआ, सेम आईपी से। इसका मतलब है वो सेम ही जगह बैठे हुए थे दोनों। तो खैर हमने मालूम कर लिया, उस स्टूडेंट का नाम भी मालूम चल गया हमें कौन है। लेकिन मैंने फिर कहा छोड़ दो, अभी थोड़ा सा हम एक दफ़ा मौका देते हैं, फिर देखते क्या हो। कोर्स ड्रॉप हो जाए तो अजीब सी बात है। तो आप बोलेंगे तो बता भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। जाहिर सी बात है, खुदा ना खास्ता दोबारा हुआ तो फिर जाहिर मैं फिर तो नहीं वो करेंगे। हमारे MIS वाले काफ़ी एक्टिव चल रहे हैं इस मामले में, हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। मैंने सारी डिटेल यहाँ से निकाल के दी जूम से, उसने फिर उसको सॉर्ट आउट किया, उसकी IP निकाली, वक्त निकाला, टाइम निकाला, जोन निकाला, तो फिर उससे हमें पता चल गया कौन है। खैर फिर भी उसके बावजूद भी बड़े मसाइल आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी आपको अनम्यूट करूँगा, 2-4 लोग गाली देके चले जाएँ, ना पकड़े जाएँ, पॉसिबल है ये नहीं कि पकड़ ही जाए। एनीहाउ अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप सवाल कर लें, अनम्यूट करता हूँ। बहुत दिन से आपसे बातचीत भी नहीं की। सर इसके लिए लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है। जी लीनियर रिग्रेशन ही तो कह रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन मॉडल। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये एक रिग्रेशन है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मॉडल जो हम कहते थे ना, मशीन लर्निंग मॉडल बना लेंगे, और वो मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा। अभी मैं सवाल लेता हूँ फिर। ये मॉडल उसी से जी 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 बिल्कुल उसी से बना है। डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको। मैं अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट का ऑप्शन, अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा। अनम्यूट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अनम्यूट का ऑप्शन। आप जो है वो अपने आप को खुद अनम्यूट करके बात कर लें। मैंने दे दिया ऑप्शन। अब जिसको अनम्यूट करना वो कर ले।